हेलो एवरीवन, मैं अनन्य अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट। और इन वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कैलकुलस और वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एक्सट्रीमल पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, या स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है किसी फंक्शनल का। और उसके साथ साथ आइलर लेग्रांज इक्वेशन जो है हमारी, उसको उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में एक चीज़ बताई थी जिसका लिंक मैं आपको पहली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने पहली वीडियो में ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, खासकर कैसा है वो रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड का मतलब होता है आप यहाँ पे जैसे कोई भी आर्बिट्रेरी सेट ले लें अपने मन से, मगर जो आपका यहाँ पर सेट होना चाहिए वो रियल नंबर्स का होना चाहिए, तब आपका फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड। तो कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन या रेंज जो है आपकी फंक्शन की वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, तब वो फंक्शन आपका रियल वैल्यूड होता है। और खासकर एक अच्छा सबसे बढ़िया एग्जांपल इसके लिए रहता है कि अगर आप क्या करें, ये जो आपका डोमेन है फंक्शन का, उसको भी आप क्या ले लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप डोमेन को भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते हैं, तब आपका ये फंक्शन कैसा हो जाता है, रियल फंक्शन हो जाता है। तब आपका फंक्शन क्या हो जाता है, रियल फंक्शन, क्योंकि उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल होता है। तो ऐसे केस में, ऐसे फंक्शंस के लिए मैंने आपको बताया था कि आप तब इस फंक्शन एफ का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इस फंक्शन के इस ये जो आपका फंक्शन यहाँ पे दिया है, ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन है। इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो ये डोमेन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के डोमेन से, जो कि रियल नंबर्स का सेट है, वहाँ से हम रियल नंबर्स को निकालते हैं और चेक करते हैं कि किस रियल नंबर पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है बाकी पॉइंट्स के मुकाबले, और किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है कि उस रिस्पेक्ट में कि बाकी पॉइंट्स पर उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। तो जो डिफरेंशियल या ऑर्डिनरी कैलकुलस थी हमारी, वो हमको ये मदद करती थी कि हमको फंक्शन के डोमेन से उन नंबर्स को ढूंढना होता था। अब वो रियल हो तो भी ज़्यादा मतलब इजी एग्जांपल है। तो हमको अगर चेक करना होता था कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, तो हमको क्या करना पड़ता था, उसके डोमेन से नंबर्स को लेना होता था और चेक करना होता था कि किस नंबर पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम है और किस नंबर पर हमारा फंक्शन मिनिमम है। वो उस फंक्शन की मैक्सिमम मैक्सिमा या मिनिमा हो जाते थे। और उन पर्टिकुलर नंबर्स पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते थे तो वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहलाती थी। तो ये तो आप मेरी अगर पहली वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंक्शनल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलस, ये तो ऑर्डिनरी कैलकुलस के बेस पर था, COV यानी कैलकुलस और वेरिएशन के बेस पर ये बात कैसे होती है, तो उसको जल्दी समझिए। देखिए, कैलकुलस और वेरिएशन जो है, कैलकुलस और वेरिएशन में हमारे पास एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन जो है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन जो है, मैंने आपको अपनी शुरुआत की वीडियोस में मैंने इसको बताया कि ये फंक्शनल जो है वो ऐसे डिफाइन होता है। फंक्शनल जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है, जहां पर हमारा ये जो एस है, ये एस क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस। एस यहाँ पर क्या बता रहा है, सेट ऑफ फंक्शंस को। तो फंक्शनल वो होता है जिसका डोमेन सेट ऑफ फंक्शंस होता है। तो अगर हम COV की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलस और वेरिएशन की मदद से क्या हम कर सकते हैं, हमको वो फंक्शंस, हमको क्या करना होता है, वो इस सेट ऑफ फंक्शंस में से उन फंक्शंस को ढूंढना होता है जिन पर हमारा f जो है वो क्या हो, या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। फिर से बताता हूँ, ये क्या है, ये एक फंक्शनल है, ये क्या है, f जो है हमारा वो क्या है, फंक्शनल है। f हमारा फंक्शनल है। f फंक्शनल क्यों है, क्योंकि इसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ फंक्शंस है और ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो फंक्शनल वो फंक्शन होता है जो एक तो रियल वैल्यूड होता है, और साथ ही साथ रियल वैल्यूड है क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे आर लिखा है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। और इसका डोमेन कैसा है, सेट ऑफ फंक्शंस। डोमेन क्या होना चाहिए, सेट ऑफ फंक्शंस। तो इस फंक्शनल को अगर आपको बताना है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात अगर इसकी करनी है, तो हमको क्या करना होता है, इस एफ के मतलब इस फंक्शनल के डोमेन से हमको उन सेट ऑफ फंक्शंस को ढूंढना होता है, निकालना होता है जिस पर ये एफ
मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो ये करने में हमारी मदद कौन करता है? ये करने में हमारी मदद जो है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन करता है। तो देखिए, जो मैंने आपको ये बताया वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि विद द हेल्प ऑफ सी ओ वी स्टैंड्स फॉर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन मैंने यहाँ लिखा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एक्सट्रीमल पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं। वी कैन फाइंड द एक्सट्रीमल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शनल। तो फंक्शनल के हम एक्सट्रीमल पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं। अब एक्सट्रीमल पॉइंट्स कौन होते हैं? विच इन दिस केस आर दोज फंक्शंस ऑफ इट्स डोमेन। वो क्या होते हैं? क्योंकि फंक्शनल का डोमेन सेट ऑफ फंक्शंस होता है। तो फंक्शनल का अगर डोमेन सेट ऑफ फंक्शंस है तो हम उस सेट ऑफ फंक्शन से उन फंक्शंस को ढूंढ सकते हैं जो कि क्या कर रहे हों? प्रोवाइड कराएं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शनल की। तो हम क्या करें, क्योंकि फंक्शनल्स का डोमेन सेट ऑफ फंक्शंस होता है, तो सेट ऑफ फंक्शंस से हम फंक्शंस को ढूंढेंगे, उन फंक्शंस को जिन पर हमारा फंक्शनल या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम। तो जिन फंक्शंस के लिए हमारा फंक्शनल मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो क्या कहलाते हैं? उस फंक्शनल के एक्सट्रीमल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मैं ये आप समझ लीजिएगा, अगर एफ एस से आर पर डिफाइन हो रहा है तो इस आर से मान लीजिए हमको एक y1 मिला। हमको क्या मिला? y1। और एक एक फंक्शन मिला y2। एक फंक्शन मान लीजिए y1 मिला, एक फंक्शन मान लीजिए y2 मिला। तो अगर f हमारा y1 पर क्या है? अगर f हमारा y1 पर क्या है, मान लीजिए मैक्सिमम है, तो y1 भी एक एक्सट्रीमल पॉइंट हो गया। और अगर f हमारा इस y2 पर मिनिमम है तो y2 क्या हो जाएगा? वो भी एक एक्सट्रीमल पॉइंट हो जाएगा। और देखिए, यही जो प्रॉब्लम थी एक्सट्रीमल पॉइंट को ढूंढने की, यही मेन ओरिजिन था किसका? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जो शुरुआत हुई है वो ऐसे ही प्रॉब्लमों से हुई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आइलर लैग्रांज इक्वेशन की तरफ। तो देखिए, आइलर लैग्रांज इक्वेशन के पहले मैं एक बार आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ। एक्सट्रीमल और स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? तो कोई भी क्योंकि एक्सट्रीमल पॉइंट किसी फंक्शनल के लिए एक फंक्शन होता है उसके डोमेन का। तो y एक फंक्शन है, तो y इज डिफाइंड एज एन एक्सट्रीमल और स्टेशनरी पॉइंट फॉर द फंक्शनल f। y जो कि एक फंक्शन है f के ही डोमेन का, फंक्शनल f के डोमेन का, वो एक्सट्रीमल या स्टेशनरी पॉइंट होगा फंक्शनल f के लिए इफ़ अगर y के अलोंग मतलब फॉर एनी वेरिएशन डेल्टा y का अगर हम कोई वेरिएशन लें और उसके लिए f का जो वेरिएशन है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो y के वेरिएशन के लिए अगर f का वेरिएशन ज़ीरो है तो f जो है वो y जो है वो f के लिए एक्सट्रीमल या स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। उसी से एक चीज़ और यहाँ पे है कि अगर y अल्फ़ा मान लीजिए कोई फैमिली है कर्व्स की, तो जिसके लिए y0x जो है वो yx के बराबर है, तो f का एक्सट्रीमल पॉइंट कैसे निकाला जाता है? ये आप याद रखिएगा कि किस कंडीशन के थ्रू f का एक्सट्रीमल पॉइंट निकाला जाता है। तो देखिए, मैंने अभी बताया कि y f का एक्सट्रीमल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है कब? अगर f का वेरिएशन एट y क्या हो जाए, किसी भी y के किसी भी वेरिएशन के लिए f का जो वेरिएशन है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो हमने वही चीज़ यहाँ लिखी है कि f का जो वेरिएशन है, ये देखिए, ये चीज़ को मैंने जैसे यहाँ पे ये इक्वल्स टू ज़ीरो था तो मैंने वही डेल्टा एफ वाई जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो के रखा है। अब बीच में ये चीज़ क्या है? देखिए, ये चीज़ ये है कि हम एफ का वाई अल्फ़ा के अलोंग क्या करा रहे हैं? एफ एट वाई अल्फ़ा का हम डी बाई डी अल्फ़ा करेंगे किस पे? एट अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा इक्वल्स जब अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो y एट ज़ीरो किसके बराबर है? y के बराबर है। तो देखिए, वो चीज़ यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल इस कंडीशन की मदद से, इस कंडीशन की ही मदद से हम लोग एक्सट्रीमल पॉइंट्स को निकालते हैं और इसका यूज़ अभी हम लोग तुरंत करेंगे किसमें? आइलर लैग्रांज इक्वेशन के प्रूफ में। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है अभी आइलर लैग्रांज इक्वेशन की। तो आइलर लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी, इसकी स्टेटमेंट ऐसे शुरू होती है कि अगर
वाई एक्स हमारे पास कोई कर्व है, इफ वाई, पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ, इफ वाई एक्स इज ए कर्व इन इंटरवल ए बी which is twice differentiable and satisfying the conditions y at a equals to y1 and y at b equals to y2 and minimizes the functional I y x equals to integral a to b f x y y dash dx where y dash is equals to dy by dx, then the following differential equation must be satisfied: del f upon del y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। वाई एक्स अगर हमारे पास कोई कर्व है, वाई एक्स हमारे पास कोई कर्व है, देखिए कर्व कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कर्व फंक्शन भी हो सकता है, आपका कोई कोनिक सेक्शन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना फंक्शन हो ना कोनिक सेक्शन हो, तो मतलब जो भी हो, वाई एक्स हमारे पास मतलब एक कर्व है, तो किस इंटरवल पर वो डिफाइन है, ए बी इंटरवल पर वो डिफाइन है। वाई एक्स हमारा ए बी इंटरवल पर डिफाइन है, और कैसा है ये वाई एक्स जो है हमारा, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। साथ ही साथ ये मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, कि वाई जो है उसकी हमारी इंटरवल के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, कौन से, बाउंड्री पॉइंट्स, वाई की इन दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पर अलग अलग वैल्यू है। ए पर उसकी वैल्यू क्या है, y1 है, और बी पर इस y की वैल्यू क्या है, y2 है। और ये क्या कर रहा है, देखिए जो जनरल आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगी ज़्यादातर आइलर लग्रांज इक्वेशन की, उसमें ऐसा लिखा नहीं होता है कि वो मिनिमाइज़ करेगा कि मैक्सिमाइज, मतलब दोनों काम कर सकता है। हमारा कर्व जो है वो इस फंक्शनल को मिनिमाइज भी करता है और मैक्सिमाइज भी करता है। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए सिर्फ क्या ले लिया है कि ये इसको मिनिमाइज करता है, ठीक है, करने को ही मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों कर सकता है। बट अभी मैं यहाँ पे जस्ट क्या ले रहा हूँ कि ये हमारा जो कर्व है वो इस फंक्शनल को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। तो अच्छा, ये फंक्शनल भी कैसा है, इस फंक्शनल में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और y डैश क्या है, वो डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोई कर्व इस फंक्शनल को मिनिमाइज करता है तो फिर वो क्या करेगा, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सी, ये वाली, डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्योंकि देखिए एफ क्या है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ना, तो एफ जो है वो पार्शियली डिपेंड करेगा इन पर। तो मैंने आपको ये बताया था शुरू की वीडियोस में कि x हमारा अगर फिक्स रहता है तो हम y को एज आर्बिट्ररी फंक्शन मान लें अगर x का, तब फिर हमारा एफ एक्स वाई वाई डैश क्या होता है, एक फंक्शनल होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर x को फिक्स कर दें और y को कोई आर्बिट्ररी फंक्शन माने x का, तो एफ एक्स वाई वाई डैश हमारा फंक्शनल होता है। ये चीज़ मैंने जिस वीडियो में बताई थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये बताया कि अगर कोई कर्व है हमारे पास वाई एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसकी इस इंटरवल के दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पर अलग अलग वैल्यू है, ए पर y1 बी पर y2, और वो कर्व मिनिमाइज कर रहा है इस फंक्शनल को, ठीक है, तो हमारा ये जो कर्व वाई एक्स है ये सेटिस्फाई करता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो यहाँ पर लिखी है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। यही हमारी कहलाती है आइलर लग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब मैंने आपको पिछली वीडियो में फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जो मेरी पिछली वीडियो थी उसका जब मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा था, तो मैंने एप्लीकेशन में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि आइलर जो हमारा फंक्शनल का एक्सट्रीमम होता है, एक्सट्रीमल पॉइंट, फंक्शनल का जो एक्सट्रीमल पॉइंट होता है, एक्सट्रीमल पॉइंट कौन होता है, वो फंक्शनल का एक्सट्रीमल पॉइंट वो फंक्शन होता है जो उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कराता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे वाई एक्स हमारे फंक्शनल को मिनिमाइज करा रहा है, तो सीधी बात है वाई एक्स इस आई वाई एक्स फंक्शनल का क्या है, एक्सट्रीमल पॉइंट है। तो फंक्शनल का आई वाई एक्स फंक्शनल का एक्सट्रीमल पॉइंट कौन है, वाई एक्स है। तो हमारे फंक्शनल का जो एक्सट्रीमल पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन होता है किसका, हमारे आइलर लैग्रांज इक्वेशन का। ये भी बात याद रखिएगा, फंक्शनल का जो एक्सट्रीमल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट होता है
वो क्या होता है, वो सेटिस्फाई करता है आइलर लग्रांज इक्वेशन को, या आप ये कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन होता है किसका, आइलर लग्रांज इक्वेशन का। तो आपको अगर एक्सट्रीमल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट को किसी अदर वे में डिफाइन करना, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वाई एक्स, दिस वाई एक्स इज ए स्टेशनरी पॉइंट if and only if it is a solution of Euler-Lagrange differential equation. Yx is a stationary point if for the functional Iyx, if and only if it is a solution of Euler-Lagrange differential equation. ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो इसको सेटिस्फाई करता हो। चलिए अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रूफ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट वाई एक्स इज ए कर्व विच मिनिमाइजेस द फंक्शनल आई। इस बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग कि वाई एक्स वो कर्व है जिस पर हमारा फंक्शनल आई मिनिमाइज कर रहा है। तो फिर क्या होने वाला है, दैट इज फॉर एनी परमिसिबल कर्व वाई इक्वल्स टू जी एक्स। मान लीजिए कि कोई वाई एक्स को छोड़कर कोई हम और अदर कर्व लें जी एक्स, तो फंक्शनल की जी एक्स पर जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी किससे, फंक्शनल की वैल्यू जो वाई एक्स पर है। सीधी चीज़ है, क्योंकि वाई एक्स आई को मिनिमाइज कर रहा है, तो आई की वाई एक्स पर वैल्यू कम होगी जी एक्स पर आई की जो वैल्यू है उससे। ठीक है, तो ये किसी भी फॉर एनी कर्व जी एक्स कहा गया है। ठीक है, मतलब आई के लिए जो डोमेन है उसका सेट ऑफ फंक्शंस का, फंक्शनल आई के लिए जो उसका डोमेन है सेट ऑफ फंक्शंस का, उसमें वाई एक्स को छोड़ के अगर हम कोई भी फंक्शन लें, वाई एक्स को छोड़कर उस सेट ऑफ फंक्शंस के डोमेन से जो आई फंक्शनल आई का है उससे अगर हम कोई अदर फंक्शन लें वाई एक्स को छोड़कर, तो उस फंक्शन पर हमारे फंक्शनल आई की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होने वाली है इस प्रूफ में, किससे, फंक्शनल आई की वाई एक्स पर जो वैल्यू होगी उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या है कि मान लिया एप्साइलन कोई स्मॉल रियल नंबर है, क्या है, कोई स्मॉल रियल नंबर है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सच दैट इस प्रकार तो देखिए वाई एप्साइलन एक्स बराबर किसके है, वाई एक्स के प्लस एप्साइलन एच एक्स के। ये हमने क्या बनाया है, ये आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाई एक्स का क्या है, नेबरिंग कर्व, ये हमारे वाई एक्स का क्या है, नेबरिंग कर्व, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने एक वेरिएशन बनाया है वाई एक्स का। ठीक है, मैं एज अ कमेंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, आप इसको समझ सकते हैं कि हमने शुरुआत कैसे करी है, वाई एक्स का वेरिएशन बना के, इट इज ए वेरिएशन ऑफ वाई एक्स। मतलब हमने क्या किया, इस अपसाइलन एच एक्स को जोड़कर वाई एक्स में कुछ चेंज पैदा किया। वाई एक्स हमारा नॉर्मल एक फंक्शन था या आप कह सकते हैं कर्व था, उसमें हमने अपसाइलन एच एक्स को ला कर क्या किया, वाई एक्स का वेरिएशन बनाया। ठीक है, तो आप इसको वेरिएशन भी कह सकते हैं वाई एक्स का, या जहाँ मैंने वेरिएशन ऑफ वाई एक्स लिखा है वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ ए नेबरिंग कर्व ऑफ वाई एक्स। ठीक है, ये वेरिएशन है वाई एक्स का, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ ए नेबरिंग कर्व ऑफ वाई एक्स। जहाँ पर ये एप्साइलन तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्मॉल रियल नंबर है। एच एक्स क्या है, एच एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो कि किस में है, इंटरवल ए बी में है, और एंड पॉइंट्स पर, बाउंड्री पॉइंट्स पर इस इंटरवल के हमारे h की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। h की a पर वैल्यू और b पर दोनों पर वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अच्छा, एक चीज़ इसमें हम लोग और कर सकते हैं, वो क्या है कि ये जो हमने y एप्साइलन x है, इसका हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो y एप्साइलन x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, y एप्साइलन डैश x। ऐसे y का डेरिवेटिव रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, और एप्साइलन h डैश x भी बन जाएगा। क्या, क्यों, क्योंकि तीनों ही x के फंक्शन है, ये भी x का है, वो भी x का फंक्शन है, और वो भी x का फंक्शन है, तीनों का हमने d बाई डी एक्स करके ये चीज़ बना ली है। ठीक है, तो इसके आगे का प्रूफ देखिए आगे का प्रूफ बताऊं उसके पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है, प्लॉटिंग कर दी है। कैसे करी है कि मान लीजिए ये हमारा वाई एक्स कर्व है जो कि मिनिमाइज कर रहा है,
ठीक है। वाई एक्स ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने इंटरवल को ऐसे बनाया कि हमारा इंटरवल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, a है, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, b। ठीक है। तो जब x की वैल्यू a है, जब हमारे x की वैल्यू कितनी है, a, तो उस समय y की, ये जो हमारा yx कर्व है, yx कर्व जो है, ये जिसको मैंने डार्क बनाया है, बोल्ड जिसको बनाया है, तो जब x की वैल्यू a है तो yx की a पर वैल्यू कितनी है, y1। और जब हमारा x b के बराबर है तो उस समय हमारे yx कर्व की वैल्यू कितनी है, y2 है। साथ ही साथ मैंने एक hx कर्व भी बनाया है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि hx इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन ab, और h की a पर और b पर वैल्यू 0 है। तो देखिए मैंने hx कर्व जो बनाया है, जब ये a पर मैंने वैल्यू ली है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। हमारे hx वाले कर्व की a पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, 0। तभी देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ पर एक्सिस पर टच करा रखा है। फिर ये कर्व कुछ ऐसे आप जैसे भी बना सके बना दीजिए। b पर जब पहुंचा हमारा hx, तब भी देखिए मैंने इसको बिल्कुल टच करा दिया एक्सेस पर, क्योंकि h की b पर भी वैल्यू क्या है, 0 है। और एक कोई जनरल मैंने कहा कि yx में जब ये hx को मतलब कंबाइन किया गया तो एक हमने चेंज पैदा किया yx में, एक वेरिएशन डेवलप किया हमारे फंक्शन yx में, उसका कर्व मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है। तो ये मैंने आपके लिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया इसका। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में या जहाँ पे भी लिख रहे हैं वहाँ बना सकते हैं। तो देखिए इसके आगे का मैंने लिखा है कि हमने एक फंक्शन यहाँ पे h डिफाइन किया है। पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ। वी कैन डिफाइन ए फंक्शन कैपिटल H टू बी h डिफाइंड ओवर एप्सिलॉन इक्वल्स टू i किसका फंक्शन है, y एप्सिलॉन x का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि y एप्सिलॉन x है क्या, ये हमारा नेबरिंग कर्व या वेरिएशन है yx का। और हमने तो अगर हम, अब देखिए मैं यहाँ पे मैंने आपके लिए फेयर चीज़ लिख रखी है, जिसको आप अपनी कॉपी में या जहाँ पे भी नोट कर रहे हैं नोट कर सकते हैं। जो रफ मामला है मैंने यहाँ लाइन खींच रखी है, इसके नीचे मैं कर रहा हूँ। देखिए जब हमने आई वाई एक्स को, मैंने जिसको सबसे पहले लिखा था स्टेटमेंट में, तो आई वाई एक्स को अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं, कैसे, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स कॉमा वाई डैश, अगर इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं किसको, वाई एक्स को, तो हम फिर आई वाई एप्सिलॉन एक्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ वाई एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने वाई एप्सिलॉन एक्स से, तो x तो कुछ नहीं है, x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वैसे ही धरा रहेगा, बाकी इंटीग्रल a टू b ही रहेगा। यहाँ y की जगह क्या कर दिया हमने, y एप्सिलॉन x, और y डैश x की जगह क्या कर दिया, y एप्सिलॉन डैश x dx। बाकी सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, आगे की चीज़ देखिए, क्योंकि yx क्या कर रहा है, i yx को मिनिमाइज कर रहा है। ये तो हमने अपने स्टेटमेंट से लिखा है, आइलर लग्रांज इक्वेशन की जो स्टेटमेंट मैंने अभी शुरू में लिखी थी, उससे मैंने चीज़ को लिखा है कि yx, वहाँ तो पहले ही मेंशन है कि yx कर्व जो है वो हमारे i yx फंक्शनल को मिनिमाइज कर रहा है। तो आप समझिए इससे i y एप्सिलॉन x पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो y एप्सिलॉन x है, ठीक है, y एप्सिलॉन x जो है हमारा, वो क्या था, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि y एप्सिलॉन x जो है वो yx प्लस एप्सिलॉन hx है। ठीक है, ये था हमारा y एप्सिलॉन x। तो अब आप एक चीज़ समझिए, yx क्या कर रहा है, हमारे कर्व, हमारे फंक्शनल i yx को मिनिमाइज करा रहा है। ठीक है, तो अगर हमको चाहिए कि i y एप्सिलॉन x को कौन सा कर्व मिनिमाइज कराएगा, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है, देखिए i y एप्सिलॉन x जो है आपका, ये कब मिनिमाइज करेगा, ये तो तब मिनिमाइज कर सकता है जब सिर्फ yx बचा हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को कि yx क्या कर रहा है, हमारे फंक्शनल i yx को मिनिमाइज करा रहा है। ठीक है, तो i y एप्सिलॉन x जो है, अगर हम चाहते हैं कि ये भी मिनिमाइज कर जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये कर्व yx होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, ये हमको तब मिल सकता है, ये तब बचा रह जाएगा जब हम, मतलब हमारा जो फंक्शनल i है वो मिनिमाइज कर रहा था कर्व yx पर।
तो इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन बन गई है हमारे सामने, यहाँ पे भी आई लगा लीजिए, ठीक है। तो जब ये कंडीशन हमारे सामने बन गई है तब हमारा आई जो है वो कैसे मिनिमाइज करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा ये अपसाइलन ज़ीरो हो जाए, ये वाला टर्म हट जाए, तो वापस आई वाई एक्स बन जाएगा और वो मिनिमाइज वाई एक्स आई को मिनिमाइज कर रहा है, ठीक है। तो आई वाई अपसाइलन एक्स जो है ये मिनिमाइज कब करेगा, जब जब हमारा अपसाइलन क्या हो जाए, ज़ीरो, ठीक है। तो जब एप्साइलन ज़ीरो हो जाएगा, तो एप्साइलन ज़ीरो होते ही ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बचेगा क्या, आई वाई एक्स, और वाई एक्स पे तो फंक्शनल हमारा मिनिमाइज कर ही रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आई वाई एक्स किसके बराबर था, ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ये एच एप्साइलन के बराबर है, ठीक है। तो अगर हमने ये चीज़ समझी कि जब आई वाई एप्साइलन एक्स कब मिनिमाइज कर रहा है, जब एप्साइलन ज़ीरो हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि एच एप्साइलन कब मिनिमाइज करेगा, जब एप्साइलन ज़ीरो हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा जो वाई एक्स कर्व है वो फंक्शनल आई को मिनिमाइज कर रहा था। तो आई वाई अपसाइलन एक्स के केस में आई वाई अपसाइलन एक्स किसके बराबर होगा, आई वाई एक्स प्लस अपसाइलन एच एक्स के। तो यहाँ पे अगर अपसाइलन ज़ीरो हो जाए तो ये वाला टर्म पूरा हट जाएगा, तो हमारा ये आई वाई एक्स वापस से मिल जाएगा हमको। तो वाई एक्स पे तो आई हमारा क्या नाम है, मिनिमाइज कर ही रहा है। तो हमको ये समझ में आया कि जब अपसाइलन ज़ीरो होगा तब फंक्शनल आई जो है वो मिनिमाइज करेगा। तो वही चीज़ है कि अगर एच एप्साइलन कब मिनिमाइज करेगा, जब एप्साइलन ज़ीरो हो, मतलब एच एट ज़ीरो पर ही क्या होगा, मिनिमम होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि हमने फंक्शन एच को इस तरह से डिफाइन किया हो, तो मैंने आपको बता दिया, सिंस वाई एक्स मिनिमाइजेस आई वाई एक्स, क्योंकि वाई एक्स आई वाई एक्स को मिनिमाइज कर रहा है, तो वाई एक्स एच एप्साइलन या ये कह लीजिए आई वाई एप्साइलन एक्स को भी मिनिमाइज करेगा, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। और एच ज़ीरो क्या है, मिनिमम वैल्यू होगी एच की, ठीक है। क्योंकि ये भी मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब एप्साइलन ज़ीरो होगा तभी हमारा एच जो है वो मिनिमम होगा, या आई वाई एप्साइलन एक्स भी तभी मिनिमम होगा जब एप्साइलन ज़ीरो होगा, ठीक है। तभी हमको सिर्फ वाई एक्स मिलेगा, उस पर हमारा आई मिनिमाइज कर ही रहा है। ये हमने आइलर लग्रांज इक्वेशन की स्टेटमेंट में भी आपको बताया था मैंने। तो एच ज़ीरो जो है वो मिनिमम वैल्यू है एच की। और कैसी मिनिमम वैल्यू है ये भी समझिए, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। अगर आपको ट्वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर लग रहा है। देखिए, इसमें दो बातें पहले आप लोग अलग से चाहिए तो नोट कर लीजिए कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एच जो ज़ीरो पर इसकी वैल्यू है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू क्यों है एच की। तो पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि एच इज़ डिफरेंशिएबल नियर एप्साइलन इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर से बोल दे रहा हूँ अगर आप लोग ना नोट कर पाए हो, एच एच एट एप्साइलन इस तरह से लिखिएगा जैसे ये लिखा हुआ है, एच एट एप्साइलन इज डिफरेंशिएबल नियर एप्साइलन इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकेंड पॉइंट ऐसे लिखिएगा कि एच एट ज़ीरो दिस एच एट ज़ीरो इज लोकल मिनिमम फॉर एच। अब इन दो पॉइंट से मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। एप्साइलन जब ज़ीरो है, एप्साइलन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसके नियर पर एच हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल है एच, क्योंकि देखिए जब हम एप्साइलन इक्वल्स टू ज़ीरो ले रहे हैं, देखिए जब हम एप्साइलन इक्वल्स टू ज़ीरो ले रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एप्साइलन क्या है, हमारा रियल नंबर है। एप्साइलन क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो एप्साइलन इक्वल्स टू ज़ीरो लेने का क्या मतलब है, ज़ीरो भी एक रियल नंबर है, और ज़ीरो के लेफ्ट पर भी रियल नंबर्स होंगे, ज़ीरो के राइट पर भी रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मतलब ज़ीरो जो है वो एच ज़ीरो के एच एप्साइलन के लिए ज़ीरो जो है वो कॉर्नर पॉइंट नहीं है। और हमने पढ़ा है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर तभी होता है जब वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ना हो, ठीक है।
फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है अगर वो कॉर्नर पॉइंट ना हो। और तो हमारा जो एच जो है वो डिफरेंशिएबल है नियर एप्साइलन बराबर ज़ीरो, ठीक है। एप्साइलन बराबर ज़ीरो के पास पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि तमाम वैल्यू इधर भी होंगी ज़ीरो के, और तमाम वैल्यू राइट पर भी होंगी, लेफ्ट पर भी होंगी, राइट पर भी होंगी, और वो उनमें से कोई भी पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होने वाला नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स तो मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं है, ना लेफ्ट पर ना राइट पर। तो हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल ज़ीरो के लेफ्ट पर भी होगा और राइट पर भी होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एच एप्साइलन इज डिफरेंशिएबल नियर एप्साइलन बराबर ज़ीरो। पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया क्या, कि एच ज़ीरो इज़ लोकल मिनिमम फॉर एच। एच ज़ीरो लोकल मिनिमम जो है एच के लिए क्यों होगा वो बताता हूँ आपको। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इंटर में पढ़ाई जाती है कि फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर लोकल मिनिमम होने का मतलब होता है कि उस फंक्शन की, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है। हमने कहा कि एट एक्स बराबर ए ये फंक्शन लोकल मिनिमम है, ठीक है। एफ एक्स एक फंक्शन है, एट एक्स बराबर ए ये फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम है, ठीक है। तो होता ये है कि इस ए का हम एक इंटरवल लेते हैं, इस एक नेबरहुड आप कह लीजिए, एक नेबरहुड लेते हैं ए का, जो कि क्या हो जाएगा, ए का नेबरहुड अगर हम बनाए नेबरहुड ऑफ ए, तो ए का जो नेबरहुड है वो क्या बना लिया हमने, मान लीजिए ऐसे बना लिया, ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा, इस तरह से बना लिया, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। इस ए पॉइंट का नेबरहुड हमने बना लिया। तो जब हमारा एक्स, हम इस ए के नेबरहुड से कोई भी पॉइंट उठाएं तो उस पर हमारा फंक्शन जो है उसकी जो वैल्यू हो वो हमेशा ज़्यादा हो किससे, फंक्शन की इस ए पर जो वैल्यू है उससे, ठीक है। तो आप इसको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पे लोकल मिनिमा होगा कब, अगर हम इस ए का कोई नेबरहुड लें, जैसे ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा मैंने लिया, तो इस ए के लेफ्ट नेबरहुड हो या राइट नेबरहुड हो, आप अगर ए के लेफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड में से किसी से भी अगर आप एक्स को चुनते हैं तो उस x पर हमारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा इस a पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे ज़्यादा हो, ठीक है। और एक तरह से इसको और भी डिफाइन किया जाता है कि फंक्शन जो है वो लोकल एफ एक्स जो है वो लोकल मिनिमम हो सकता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट ए पर, अगर जो ए का नेबरहुड है, ठीक है, चाहे आप लेफ्ट नेबरहुड लें या राइट नेबरहुड लें, तो लेफ्ट नेबरहुड पे अगर हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज करता है उसका ग्राफ, और ए के राइट नेबरहुड पर हमारे फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये कोई कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन जो है वो लोकल मिनिमम कहलाता है। अब यहाँ समझते हैं कि एच ज़ीरो जो है वो एच के लिए लोकल मिनिमम क्यों है, क्योंकि हमारा जो ज़ीरो है उसके लेफ्ट पर आप जाएं, उसके लेफ्ट पर अगर आप लेफ्ट नेबरहुड में जाएं या उसके राइट नेबरहुड में जाएं तो हमारे एच पर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो आप अपने से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए जल्दी समझिए, एच ज़ीरो जो है वो क्या है, लोकल मिनिमम है हमारे एच का। तो हमने जो क्लास 12th में ये चीज़ भी पढ़ाई जाती है, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए, उसमें ये बताया जाता है कि अगर एच ज़ीरो लोकल मिनिमम है किसका, एच का, या लोकल मैक्सिमम है एच का, तो अगर एच का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस जिस पर लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम आ रहा है उस पर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो अगर
h0 जो है, क्योंकि लोकल मिनिमम है h का, तो h का फर्स्ट डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया कि 0 के नियर पर h का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, h इज डिफरेंशिएबल नियर एप्सिलॉन बराबर 0। तो क्योंकि h, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि h0 इज लोकल मिनिमम फॉर h। तो इन दो पॉइंट्स हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि h का एक तो एप्सिलॉन बराबर 0 के पास पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और h 0 पर मिनिमम है। तो आप ऑर्डिनरी कैलकुलस में आप अगर ट्वेल्थ में आपने पढ़ा हो तो बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है h का, और तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर 0 पर ही उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ये ऑर्डिनरी कैलकुलस में बताया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रूफ में। अरे इसके आगे का प्रूफ मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लिबनिट्ज़ रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। इस रूल की मदद से, लिबनिट्ज़ रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, इसकी मदद से हम लोग h को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो अभी मैंने बताया कि अगर h का फर्स्ट डेरिवेटिव, h का डेरिवेटिव अगर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है और h 0 पर लोकल मिनिमम है, तो उसका जो डेरिवेटिव है यानी h डैश एट 0 वो क्या होगा, 0। तो उसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हमको डेरिवेट करना पड़ेगा h को। तो h का डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम d बाई डी एप्सिलॉन कर रहे हैं h एप्सिलॉन का, टोटल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, h एप्सिलॉन का। किसके रिस्पेक्ट में, एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में ही करेंगे क्योंकि वो एप्सिलॉन का फंक्शन है। h एप्सिलॉन किसके बराबर था हमारा, इंटीग्रल a टू बी f, जिसके जो कि किसका फंक्शन है, x y एप्सिलॉन डैश dx। तो इस इंटीग्रल का क्या होगा, d बाई डी एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएशन होगा। तो लिबनिट्ज़ रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन ये कहता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, तो ये जो d बाई डी एप्सिलॉन है ये क्या होता है, इंटीग्रल के अंदर चला जाता है और क्या बन जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाता है। ठीक है, ये टोटल डेरिवेटिव जो होता है ये इंटीग्रल के साइन के अंदर जाके क्या बन जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। और मल्टी वेरिएबल फंक्शंस का ज़्यादातर पार्शियल डेरिवेटिव ही होता है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले अपने ये डेल बाय डेल एप्सिलॉन निकालेंगे f का, उसके बाद ला के इसी में वापस रखेंगे। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि पहले हमको डेल एफ अपॉन डेल एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा। तो उसको हम लोग चेन रूल की मदद से निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ पे f जो है, f हमारा वो x, उसके उसके वो किसका किसका फंक्शन है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y एप्सिलॉन जो कि x का फंक्शन है, और y एप्सिलॉन डैश x जो कि क्या है, y एप्सिलॉन जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो हम लोग f का निकालने जा रहे हैं डेरिवेटिव एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्योंकि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो अगर आपको f का एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए तो वो सिंपली हो नहीं पाएगा। उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ना कि टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तब हमको ये करना होता है कि f का एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि फिर x का टोटल डेरिवेटिव एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। मगर यहाँ इसमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि डेल एफ, पहले f का, क्योंकि f x का फंक्शन है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स होगा, फिर डेल एक्स अपॉन डेल एप्सिलॉन। आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए। प्लस फिर क्या होगा, f का पार्शियल डेरिवेटिव होगा y एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल y एप्सिलॉन बनेगा। और फिर y एप्सिलॉन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में मेन पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है। तो डेल एफ अपॉन डेल y एप्सिलॉन अपॉन डेल एप्सिलॉन बनेगा। फिर f का पार्शियल डेरिवेटिव y एप्सिलॉन डैश के रिस्पेक्ट में होगा,
तो डेल एफ, देखिए एफ डायरेक्टली एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट नहीं हो सकता, ठीक है। एफ जिनका फंक्शन है, ठीक है, उन पर उनसे पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है उसका, क्योंकि एफ पार्शियली एक्स पर, वाई एप्सिलॉन पर और वाई एप्सिलॉन डैश पर डिपेंड कर रहा है। तो जिन पर डिपेंड कर रहा है उन्हीं के रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा ना, अदर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। और बाद में आप ये कर सकते हैं कि जिन पे डिपेंड कर रहा है उनका डेरिवेटिव आप इस एप्सिलॉन के साथ कराइए। तो लास्ट वाला हमारा एफ लास्ट में किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई एप्सिलॉन डैश पर। तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ का होगा वाई एप्सिलॉन डैश के रिस्पेक्ट में, और वाई एप्सिलॉन डैश का पार्शियल डेरिवेटिव एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। आप एक आइडिया और भी लगा सकते थे। एक आइडिया ये लगाते हैं कि कुछ लोग क्या बताते हैं, मतलब ज़्यादातर होता ये है कि अगर डी एफ अपॉन डी एप्सिलॉन लिखा होता है, डेल नहीं, अगर डी लिखा होता है तब ये चीज़ इस तरह से नहीं लिखी जाती, ठीक है। या आप एक चीज़ और इसमें समझ सकते हैं कि एफ का, चलिए रिस्पेक्ट एफ का जैसे वाई एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एप्सिलॉन जैसे यहाँ बना, और फिर आपने डेल वाई एप्सिलॉन अपॉन डेल एप्सिलॉन लिखा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इतना ही याद रखिए, ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं। चलिए ये चीज़ बन गई, ये चीज़ जैसे बनी, इसके बाद अगली चीज़ ये है कि क्योंकि डेल एक्स अपॉन डेल एप्सिलॉन ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन। हाँ, आप पूछेंगे कि वाई एप्सिलॉन एक्स कर रहा है क्या डिपेंड, तो हाँ, वाई एप्सिलॉन एक्स डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, क्योंकि वाई एप्सिलॉन एक्स क्या था, वाई एप्सिलॉन एक्स जो है वो हमारा इक्वल था किसके, वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन एच एक्स के। तो वाई एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन एच एक्स के इक्वल था, तो वाई एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, तो वो ज़ीरो, तो डेल डेल वाई एप्सिलॉन अपॉन डेल एप्सिलॉन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, वाई यहाँ पे डेल वाई एप्सिलॉन अपॉन डेल एप्सिलॉन भी पार्शियल डेरिवेटिव इसीलिए हुआ है क्योंकि वाई एप्सिलॉन जो है वो एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है, वो खुद ही मल्टी वेरिएबल है, तभी उसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने किया है, ठीक है, तभी हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया है। अच्छा जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं। तो डेल एक्स अपॉन डेल एप्सिलॉन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये टर्म तो पूरा का पूरा गया। बचा हमारे पास क्या, डेल एफ अपॉन डेल वाई एप्सिलॉन अपॉन डेल एप्सिलॉन प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई एप्सिलॉन डैश डेल वाई एप्सिलॉन डैश अपॉन डेल एप्सिलॉन। अच्छा ये भी याद रखिए कि अगर वाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है तो वाई एप्सिलॉन डैश क्या था, वाई एप्सिलॉन डैश जो है हमारा वो ये था, वाई एप्सिलॉन डैश एक्स जो है वो वाई डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन एच डैश एक्स बना था हमारा। तो इससे आप ये भी समझिए वाई एप्सिलॉन डैश एक्स जो है वो भी एक्स पर और एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तभी क्योंकि ये भी दो पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर और एप्सिलॉन पर, इसीलिए इसका भी देखिए पार्शियल डेरिवेटिव हो पाया है, डेल वाई एप्सिलॉन डैश अपॉन डेल एप्सिलॉन। तो चलिए इतना हमारे पास आ गया। अब इसके अगले स्टेप में मैंने क्या लिख रखा है कि डेल वाई एप्सिलॉन अपॉन डेल एप्सिलॉन एच एक्स बन जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप डेल वाई एप्सिलॉन अपॉन डेल एप्सिलॉन निकालेंगे, यहीं पे समझिए इसको, तो देखिए वाई एक्स जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वाई एक्स का जब हम एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमको ज़ीरो मिलेगा, प्लस एप्सिलॉन एच एक्स का जब एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एच एक्स मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वही लॉजिक इसके लिए भी है कि अगर हम लोग वाई एप्सिलॉन डैश एक्स का डेरिवेटिव करें एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर हम डेल वाई एप्सिलॉन डैश अपॉन डेल एप्सिलॉन निकालें तो ये कितना आएगा, अगर हम लोग डेल वाई एप्सिलॉन डैश अपॉन डेल एप्सिलॉन करें, क्योंकि वाई एक्स एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो ये वाई डैश एक्स भी एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन एच डैश एक्स का अगर हम लोग एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमको एच डैश एक्स मिल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई एप्सिलॉन एच एक्स लिखा, किसकी जगह, डेल वाई एप्सिलॉन अपॉन डेल एप्सिलॉन की जगह, और डेल वाई एप्सिलॉन डैश अपॉन डेल एप्सिलॉन की जगह एच डैश एक्स लिखा है। तो देखिए ये जो चीज़ मैंने निकाली अभी आपके सामने,
ये जो चीज़ मैंने अभी आपके सामने निकाली, ये क्या निकला है हमारा, डेल एफ अपॉन डेल एप्साइलन। और इसी को अब हम लोग किस में रखने वाले हैं, जो अभी इसके जस्ट पहले मैंने लिखा था, जो मैं निकाल रहा था, डी एच अपॉन डी एप्साइलन, डी एच एप्साइलन अपॉन डी एप्साइलन, उसी में इसको इंटीग्रेशन के अंदर रख देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर डेल एफ अपॉन डेल एप्साइलन बना था। वहीं पे रखते हैं, देखिए क्या बनता है ये। तो देखिए आगे का सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एप्साइलन, जो जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला उसकी वैल्यू को, जो उसके पहले हम लोगों ने निकाला था वो ये था डी बाई डी एप्साइलन ऑफ एच एप्साइलन इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल एप्साइलन डी एक्स। इसमें हम डेल एफ अपॉन डेल एप्साइलन की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, डी एक्स लिखेंगे, तो इसके बराबर होगा। देखिए कैसे, क्योंकि एच एप्साइलन का फंक्शन है और हम एच का एप्साइलन के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो उसको एच डैश एप्साइलन लिखा जा सकता है। ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इंटीग्रल ए टू बी। अब हमने क्या किया, डेल एफ अपॉन डेल एप्साइलन की जो अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वही रखेंगे। क्या था वो, डेल एफ अपॉन डेल वाई एप्साइलन एच एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई एप्साइलन डैश एच डैश एक्स डी एक्स। ये अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है, उसी को यहाँ पे रखा है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ा वीडियो में अगर आप पीछे जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि एच डैश ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है, तो इसका यूज़ अगर हम लोग करें तो बस एप्साइलन को ज़ीरो करना है, यहाँ पर एप्साइलन को ज़ीरो कर दें, यहाँ पर एप्साइलन को ज़ीरो कर दें, यहाँ पर एप्साइलन को ज़ीरो कर दें। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एप्साइलन को ज़ीरो किया तो ये बन गया एच डैश ज़ीरो। ये किसके बराबर है, इससे मतलब नहीं है, आप इधर देखिए, इंटीग्रल ए टू बी, इंटीग्रल ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल वाई ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा देखिए, वाई एप्साइलन, जब एप्साइलन ज़ीरो होगा, मैंने यहाँ पहले मेंशन कर दिया है, जब एप्साइलन ज़ीरो होगा तो वाई एप्साइलन वाई के बराबर होगा और वाई एप्साइलन डैश वाई डैश के बराबर होगा। कैसे, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ साइड में मैं बताता हूँ आपको ये चीज़, यहाँ साइड में मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, वाई एप्साइलन किसके बराबर था, वाई एप्साइलन जो है हमारा, वो हमारा वाई एप्साइलन एक्स लिख लीजिए, ये हमारा बराबर था किसके, ये हमारा बराबर था, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मेरा बराबर था हमारा वाई एक्स प्लस एप्साइलन एच एक्स के। तो जैसे ही हम एप्साइलन को ज़ीरो करेंगे, एप्साइलन को जैसे ही ज़ीरो करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये गया। तो देखिए आपका वाई एप्साइलन जो है वो y के बराबर आ जाएगा। वही सेम टू सेम चीज़ वाई एप्साइलन डैश के लिए, यहाँ डैश लगा लीजिए, यहाँ डैश लगा लीजिए, एच डैश कर लीजिए। जैसे ही एप्साइलन ज़ीरो होगा ये चला जाएगा, वाई एप्साइलन डैश वाई डैश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी की मदद से हमने इस चीज़ को किया है। ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप एप्साइलन को ज़ीरो करेंगे, वाई एप्साइलन जो है आपका वो वाई के बराबर आ जाएगा और वाई एप्साइलन डैश, ये जो वाई ये जो वाई एप्साइलन डैश है ये किसके बराबर आ जाएगा, वाई डैश के बराबर आ जाएगा और उधर वाला ज़ीरो। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो देखिए एक तो ये एच डैश ज़ीरो बन गया, यहाँ एप्साइलन को ज़ीरो किया तो ये एच डैश ज़ीरो मिला। इंटीग्रल ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल वाई एप्साइलन की जगह क्या हो जाएगा, डेल वाई, क्योंकि वाई एप्साइलन वाई के बराबर है जब एप्साइलन ज़ीरो है, फिर एच एक्स प्लस डेल एफ अपॉन, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई एप्साइलन डैश था, जब एप्साइलन ज़ीरो होगा तो वाई एप्साइलन डैश वाई डैश के बराबर होगा, तो वाई एप्साइलन डैश क्या बन जाएगा, वाई डैश, तो बन गया डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एच डैश एक्स डी एक्स। और एच डैश ज़ीरो किसके बराबर है, ज़ीरो के, तो एच डैश ज़ीरो ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर होगी, ज़ीरो के। चलिए आगे का प्रूफ देखते हैं। देखिए आगे का ये अभी मैंने पीछे लिखा था, दोबारा लिख दिया है, एच डैश ज़ीरो बराबर इंटीग्रल ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल वाई एच एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एच डैश एक्स एट डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो ये वाला पोर्शन है इधर राइट हैंड साइड पर, ये वाला पोर्शन, इतना ये वाला जो पोर्शन है इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। इतने पोर्शन को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए क्या बनता है, एच डैश ज़ीरो इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी,
इसको तो अलग से लिख लिया है, इंटीग्रल ए टू बी लगाया, डेल एफ अपॉन डेल वाई एच एक्स डी एक्स, इतने को हमने अलग कर लिया, प्लस इतने पोर्शन को भी अलग करके इस पर इंटीग्रल बाय पार्ट लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या किया है, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो बाय पार्ट से इंटीग्रेट करने में क्या होता है, एक फर्स्ट फंक्शन को रोकते हैं, सेकेंड फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन होता है। तो हमने क्या किया, अपने फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश को रोक लिया और एच डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया, जिसकी मदद से हमको क्या मिल गया, एच एक्स मिल गया, लिमिट लगा दी ए टू बी। फिर हमने क्या किया, अगला काम होता है माइनस का साइन लगाना, माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट वही रहेगी ए टू बी। फिर हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा डिफरेंशिएशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट फंक्शन का यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स किया किसका, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी इसी के साथ रखते हैं। तो एच डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया, एच एक्स साथ में डी एक्स, और ये सब कुछ इक्वल था किसके, जीरो के, तो हमने सब कुछ इक्वल कर दिया जीरो के। इसके बाद देखिए हमने अगले स्टेप में क्या किया, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल वाई एच एक्स डी एक्स में और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है क्या, एक तो इंटीग्रेशन हो रहा है ए से बी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो रहा है ए से बी, ये पूरी चीज़ एच, इसके पूरे के साथ क्या था, एच एक्स डी एक्स, इसके साथ भी क्या है, एच एक्स डी एक्स। तो हमने क्या किया, इसको और इसको साथ में ले लिया, कैसे, इंटीग्रल ए टू बी, ये इंटीग्रेशन का साइन कॉमन कर लिया, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई लिखा, डेल एफ अपॉन डेल वाई लिखा, फिर ये माइनस का साइन यहाँ लगाया, और डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश को यहाँ लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश को लिखा, और एच एक्स डी एक्स इसमें भी था, एच एक्स डी एक्स इसके साथ भी था, कॉमन करके लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया। अब बचा कौन, बचा हमारे पास ये, इसको फिर से लिख दिया, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एच एक्स, और इस पर लिमिट क्या लगी है, ए से बी, और ये सब कुछ किसके बराबर है, जीरो के, जैसे यहाँ पर ये सब कुछ जीरो के बराबर था, यहाँ पर भी। फिर हमने क्या किया, अब ये चीज़ तो दोबारा वैसे ही लिख दिया मैंने, इंटीग्रल ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एच एक्स डी एक्स बराबर जीरो। आप पूछोगे ये कहाँ गया, तो ये देखिए कहाँ गया, इस पर जैसे ही हम लोग लिमिट लगाएंगे तो पहले h की लिमिट b लगेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में था, ये देखिए ये जो इंटीग्रेशन हुआ था ये सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो ये लिमिट्स किसकी लगी हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, मतलब ये x की लिमिट्स लगी हुई हैं। तो यहाँ x की ही वैल्यू हम रखेंगे ना, a और b, ठीक है। तो पहले हम लोग h, यहाँ पे लिमिट क्या रखी जाएगी, b, तो बनेगा एच बी, फिर किसकी लिमिट रखी जाएगी, y, फिर a रखी जाएगी, पहले अपर लिमिट रखी जाती है एच बी, फिर माइनस का साइन लगेगा और लोअर लिमिट रखी जाएगी एच ए। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा शुरुआत में मैंने ये चीज़ बताई थी, जब मैंने एच एक्स को लाया था, मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तब मैंने ये चीज़ लिखी थी कि एच एक्स एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, जिसकी मैंने जब वो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक कर्व का ग्राफ भी बनाया था एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एच एक्स एक कॉन्टीन्यूस कर्व है, जिसकी एंड पॉइंट्स पर इंटरवल हमारा ए बी जो है उसके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू जीरो है, एच की ए पर भी वैल्यू जीरो है, एच की बी पर भी वैल्यू जीरो है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसी की वजह से ये पूरा वैनिश कर जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो बचा हमारे पास खाली इतना, इंटीग्रल ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एच एक्स डी एक्स बराबर जीरो। तो देखिए अभी मैंने पीछे ये लिखा था कि इंटीग्रल ए टू बी, इसके पहले मैंने लिखा था कि इंटीग्रल ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश मल्टीप्लाइड विथ एच एक्स डी एक्स बराबर ज़ीरो। अब ये चीज़ अगर हमारे पास है तो ये कुछ मिलता जुलता है किससे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की स्टेटमेंट और प्रूफ को समझाया है। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये एक झटके में ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि ये जो चीज़ हमारे पास बनी, ये काफ़ी कुछ जो हमारा फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन उससे मिलती जुलती है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर तो एक फंक्शन होता ही है जो कि कॉन्टीन्यूअस या हाँ कॉन्टीन्यूअस कह लीजिए, इस तरह का होता है हमारे पास फंक्शन जो कि किसी इंटरवल पर डिफाइन हो रहा होता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। साथ ही साथ उसके साथ एक फंक्शन और होता है, जैसे यहाँ पे एच एक्स है। ये एच एक्स फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअसली डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। कौन? एच एक्स। एच एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो, या ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, या आप ये कह लीजिए कि ये सिर्फ कॉन्टीन्यूअस हो, कुछ भी हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका इंटरवल क्लोज्ड है, तो उस पर ये कंडीशन को और सेटिस्फाई कर रहा हो। कौन सी? कि एच एच की ए पर वैल्यू ज़ीरो हो और एच की बी पर वैल्यू क्या हो? ज़ीरो हो। ये भी ज़रूरी है, ठीक है। ये भी ज़रूरी है कि एच की हमारे क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। एच की ए पर वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, एच की बी पर वैल्यू ज़ीरो। ये तो हमारे पास जब से मैंने इसको प्रूव करना शुरू किया है, तभी मैंने आपको ये बता दिया था शुरुआत में कि एच की ए पर भी वैल्यू ज़ीरो है और एच की बी पर भी वैल्यू ज़ीरो है। तो ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में ये चीज़ होती है कि अगर कभी भी आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में अगर कोई इंटीग्रल है, कि इंटीग्रल मान लीजिए डोमेन आपका ए से, मतलब इंटरवल आपका ए से बी है, तो आपका इंटीग्रल ए टू बी, ये फंक्शन जो कि इस पर कॉन्टीन्यूअस वगैरह होना चाहिए। साथ ही साथ एक यहाँ पर जो फंक्शन है, सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है तो चलेगा, जो कि हमारे इस थ्योरम में पहले से है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हमारा एच एक्स कॉन्टीन्यूअस है। साथ ही साथ ये दो चीज़ें अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हाँ कर रहा है इस थ्योरम में हमारे पास, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल अगर ज़ीरो के इक्वल है, तो फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये कहता है कि अगर कोई इंटीग्रल इस तरह का ज़ीरो के इक्वल है, तो आपका यहाँ जो ये वाला फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन होता है ये क्या होता है? आइडेंटिकली ज़ीरो होता है इंटरवल ए से बी पर। तो हमने क्या किया? फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की मदद से डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं इधर से हटा दे रहा हूँ, इसको बस समझाने के लिए था। तो हमारा ये जो बन के आया, ये जो मैंने कहा कि फिर ये वाली चीज़, ये वाला जो फंक्शन है, ये हमारा आइडेंटिकली ज़ीरो होता है उस पर्टिकुलर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। और ये हमारी क्या कहलाती है? मैंने यहाँ लिख भी दिया, दिस इज कॉल्ड आइलर लग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन या आइलर्स इक्वेशन। अच्छा, अगर मैंने जो अभी बात आपको समझाई फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी पिछली वाली वीडियो को देख लें, फिर इसको देखें, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, और ये मैंने कहा आइलर लैग्रांज इक्वेशन या आइलर्स इक्वेशन सिंपली कहलाती है। और ये है किसके लिए? अगर हमारा फंक्शनल में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो, तो उसके लिए है ये आइलर्स इक्वेशन। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो निकल के आई आइलर लग्रांज इक्वेशन, इट इज़ द कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शनल इंटीग्रल x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। मैंने ये लिखा है कि ये कंडीशन है किसके लिए? एक्सट्रीमम के लिए। एक्सट्रीमम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए। किसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? हमारे इंटीग्रल की लिमिट्स लगी हैं x1 से x2, इंटीग्रल की लिमिट्स हैं x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। ये x1 से x2 इसलिए लगाया कि आपका इंटीग्रल क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप x1 और x2 को, मतलब जो भी वैल्यू आपके लिमिट्स पर लगेंगी इंटीग्रल के, वो x की होंगी, ठीक है। तो ये आइलर लग्रांज इक्वेशन कंडीशन है फॉर द एक्सट्रीमम यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शनल। तो अभी ये तो मैंने आपको आइलर लग्रांज इक्वेशन का प्रूफ इस वीडियो में बताया है। अभी अगली वीडियो में मैं आपको आइलर लग्रांज इक्वेशन को और किन किन फॉर्म्स में लिखा जा सकता है वो बताऊंगा। और साथ ही साथ आइलर लग्रांज इक्वेशन के कुछ केसेस होते हैं
स्पेशल केसेस उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और मेरी आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखिए, और अगर पसंद आए तो उनको भी लाइक करिए। अगर आपको इसमें कुछ बात ऐसी हो जो ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो पे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या, आपकी समस्या का हल ज़रूर दूंगा आपको। और अगर आपको कोई और टॉपिक है जो पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।